नमस्कार फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमंत साहू। दोस्तों, आज के टॉपिक में बात करने वाले हैं सीजीटेट 2022 का भाग नंबर 12 है। और जो आज का जो टॉपिक है वह पर्यावरण अध्ययन से है और पर्यावरण संबंधित क्वेश्चन आंसर यहाँ थर्ड है। ठीक है, इससे पहले मैंने जो है 11 वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है। दोस्तों, इस टॉपिक में हम लोग इकाई 1 से लेकर इकाई 8 तक के जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको हम देखने वाले हैं। तो फिर अगर आप वीडियो पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर दबा देना। चलते वीडियो की तरफ, आप लोगों के लिए जो होमवर्क दिए थे उसको हम पहले देख लेते हैं कि कमल से युक्त जलाशय को कहा जाता है। तो कमल से युक्त जलाशय को क्या कहा जाता है? इसका जो ऑप्शन दिया था मैंने, सरोवर, सतदल, नीरज या फिर पद्माकर है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा पद्माकर आ जाएगा। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। के प्रजाति का अर्थ क्या है? जो पर्यावरण के अंतर्गत जो के प्रजाति आता है उसका अर्थ क्या है? ऑप्शन दिया गया है कि वे अव्यय जिसमें औसत से ज़्यादा कार्बन होता है। दूसरा है कि वे जीवन जिनकी जनसंख्या पर्यावरण की धारण क्षमता के निकट है। तीसरा है कि वे अव्यय जो खाद्य जल से विशेष महत्वपूर्ण अर्थात प्रमुख प्रजाति है। और चौथा है कि वे जीवन जो खाद्य प्रजातियों में सबसे नीचे है। इसका सही आंसर आ जाएगा सेकंड आ जाएगा। ठीक है, वे जीवन जिनकी जनसंख्या पर्यावरण की धारक क्षमता के निकट है, यानी कि के प्रजाति वो प्रजाति है जो कि पर्यावरण के आसपास ही इनका जीवन काल चलता है। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित करता है? ठीक है, मतलब यहाँ पर निरूपित करता है। तो देखो, यहाँ पर बोला क्या गया है कि प्राथमिक विद्यालय में अगर पर्यावरण पढ़ा रहे हैं तो इसका उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है कि अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना कि उन्हें कौन सी पुस्तकें पढ़नी है। दूसरा है कि विद्यालय में बच्चों के अनुभव को बाहरी दुनिया से जोड़ना है। तीसरा है कि बच्चों को तकनीकी शब्दावली और परीक्षाओं से परिचित करना है। और चौथा है कि वे जीवन जो खाद्य प्रजातियों में सबसे नीचे है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा दूसरा, है ना। प्राथमिक स्तर पर अगर बच्चों को पर्यावरण पढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब है कि विद्यालय में बच्चों को अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना है, यानी कि पर्यावरण की दुनिया से जोड़ना है। तीसरा प्रश्न है, प्रकृति संबंधी परिवर्तन, समस्या तथा जलवायु इत्यादि का अध्ययन हम किन किन विषयों में करते हैं? जैसे कि प्रकृति संबंधी परिवर्तन हो रहा है, या फिर समस्या चल रही है, या फिर जलवायु इत्यादि का जो अध्ययन है हम किन किन विषयों में करते हैं? ऑप्शन दिया गया है केवल पर्यावरण में, भूगोल पर्यावरण विज्ञान में, केवल भूगोल में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वहाँ सेकंड आ जाएगा। ठीक है, पर्यावरण जो भी संबंधित अगर प्रश्न आता है तो हम लोग जो है भूगोल के अंतर्गत भी पढ़ते हैं। उसमें जलवायु परिवर्तन रहता है, नदी पहाड़ के बारे में पढ़ते हैं, पर्यावरण के बारे में तो पढ़ते ही है। ठीक है, विज्ञान संबंधित जो भी है, चाहे भौतिक विज्ञान हो, चाहे फिर रसायन विज्ञान हो, चाहे फिर जीव विज्ञान हो, इसमें जो है पर्यावरण संबंधित प्रश्न आते ही है। चौथा प्रश्न है कि भूगोल विषय में पर्यावरण से संबंधित किस विषय वस्तु का अध्ययन किया जाता है? तो भूगोल जो विषय है उसमें पर्यावरण से संबंधित किस विषय वस्तु का अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन दिया गया है कि प्राकृतिक आपदाओं का, जैव घटकों का, संसाधनों की उपलब्धता का, और ये सभी। तो इसका जो आंसर जाएगा ये सभी। जो सभी है, प्राकृतिक आपदा है या फिर जैव घटक है या फिर संसाधनों की उपलब्धता, ये सब जो है भूगोल में पढ़ते हैं, जो कि पर्यावरण संबंधित विषय वस्तु है। पांचवा प्रश्न है कि जलवायु से संबंधित पूर्वानुमान के लिए पर्यावरण के पाठ्यक्रम में किस विषय को सम्मिलित किया जाता है? जैसे कि जलवायु संबंधी जो पूर्वानुमान लगाते हैं, है ना, कि कब मौसम खराब होगा, कब गरज चमक के साथ बारिश होगी, तो इससे संबंधित जो भी अनुमान लगाते हैं वह पर्यावरण के पाठ्यक्रम में किस विषय वस्तु को सम्मिलित किया जाता है? तो इसका जो आंसर रहेगा क्या रहेगा? यहाँ पर ऑप्शन देगा कि जीव विज्ञान है, भूगोल है, भौतिक विज्ञान है, फिर ये सभी। तो इसका जो आंसर जाएगा वहाँ भौतिक विज्ञान है। ठीक है, भौतिक विज्ञान के अंतर्गत जो है मौसम का पूर्वानुमान लगाया जाता है। छठवां प्रश्न है कि जिन विषय की सहायता से हम अपनी पारिस्थितिकी के विषय में अध्ययन करते हैं वे सभी खाली स्थान के अंतर्गत आते हैं। तो किसके अंतर्गत आते हैं? पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत, सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत, जीव विज्ञान के अंतर्गत, या खगोल विज्ञान के अंतर्गत? ऑप्शन आ जाएगा इसका पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत आते हैं। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि सहायता से हम अपनी जो पारिस्थितिकी विषय का अध्ययन करते हैं, किसकी सहायता से? पर्यावरण की अध्ययन की सहायता से अपनी जो पारिस्थितिकी विषय का अध्ययन करते हैं। सातवां प्रश्न है कि बालक की तर्क शक्ति में विकास के लिए उपयुक्त विषय है। तो बालक की जो तर्क शक्ति के विकास के लिए उपयुक्त विषय कौन सी है? हिंदी है, अंग्रेजी है, विज्ञान है, या फिर संस्कृत? तो इसका जो सही आंसर आएगा वहाँ
विज्ञान है, क्योंकि देखो विज्ञान में क्या रहता है, हर चीज़ का लैब रहता है, उसमें टेस्टिंग चलता है, तो ये संबंधित जो है तर्क के साथ चलता है। ठीक है, अगर कोई भी अम्ल है उसे क्षार में मिलाएंगे तो क्या होगा, या फिर केमिकल है या फिर गैस है, तो इन सभी का जो तर्क लगा लगा कर जो भी दिखते हैं तभी जाकर कुछ चीज़ का निर्माण होता है। तो यहाँ पर जो तर्क शक्ति है वहाँ विज्ञान में ज़्यादातर विकसित होता है। 8वां प्रश्न है, विज्ञान शिक्षण में कार्यवाही से आशय है। तो विज्ञान के जो शिक्षण होता है उसमें कार्यवाही से आशय क्या है। ऑप्शन दिया गया कि शिक्षक द्वारा दंडात्मक कार्यवाही की, दूसरा है कि छात्र द्वारा गृह कार्य का, तीसरा है कि बालक द्वारा उत्तेजना के आधार पर गत्यात्मक क्रिया संपादित करना है, और चौथा है कि उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वहाँ उपरोक्त सभी नहीं आएगा। ठीक है, थर्ड आ जाएगा। यहाँ पर प्रश्नों को समझना कि जो विज्ञान शिक्षण में कार्यवाही से आशय है अर्थात बालक द्वारा उत्तेजना के आधार पर गत्यात्मक क्रिया संपादित करना, यही है इसका आंसर। 9वां प्रश्न है कि अधिन्यास से तैयार किया जाता है। तो अधिन्यास से किससे तैयार किया जाता है। ऑप्शन है बालकों की प्रगति चार्ट है, कार्य की प्रगति का चार्ट है, प्रयोग संबंधी चार्ट है, या फिर कक्षा के प्रयोग का चार्ट है। तो इसका जो सही आंसर आएगा वह पहला आ जाएगा। ठीक है, अधिन्यास से तैयार किया जाता है, बालकों के प्रगति चार्ट को तैयार किया जाता है। 11वां प्रश्न है, प्रतिभाशाली छात्र की पहचान के लिए निम्न विधि में सही है। तो निम्न विधि में सही कौन सी है। जैसे कि प्रतिभाशाली छात्र है उसकी जो पहचान करनी, तो निम्न विधि कौन सी है कि वस्तुनिष्ठ परीक्षा, बुद्धि परीक्षा, व्यक्तिगत परीक्षा, या फिर ये सभी। तो ये जो सभी कारण है वहाँ किसी भी जो छात्र हैं वहाँ प्रगतिशाली है कि नहीं, इसको जानने के लिए एक तरीका है। ठीक है, 11वां प्रश्न है कि निम्न में से व्याख्यान विधि का दोष है। निम्न में से व्याख्यान विधि का दोष क्या है। ऑप्शन है सुनकर सीखने का प्रशिक्षण मिलता है, दूसरा है कि इसमें करने सीखने के लिए कोई स्थान नहीं है, तीसरा है कि अच्छे व्याख्यान से छात्रों को प्रेरणा मिलती है, और चौथा है कि व्याख्यानों के हाव भावों का विद्यार्थियों पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। इसका सही जवाब आ जाएगा वहाँ दूसरा है। ठीक है, व्याख्यान विधि का दोष है, यहाँ पर दोष पूछा है, तो दोष मतलब इसमें करके सीखने के लिए कोई स्थान नहीं है व्याख्यान में। ठीक है, बाकी जो और बोला गया है पॉइंट तीनों वो सही है, ये दोष नहीं है। 12वां प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीयता की शिक्षा का प्रकार दी जा सकती है। अंतर्राष्ट्रीयता की जो शिक्षा है इसके प्रकार दी जा सकती है कि किस में दी जा सकती है। ऑप्शन दिया गया कि पाठ्यक्रम के माध्यम से, दूसरा है विश्व की सामाजिक घटनाओं के अध्ययन के माध्यम से, तीसरा है कि सह शैक्षणिक प्रवृत्तियों के माध्यम से, और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी आ जाएगा। ठीक, देखो इसमें क्या है, अंतर्राष्ट्रीय की जो शिक्षा है, अंतर्राष्ट्रीयता की जो शिक्षा है वहाँ किस प्रकार दी जा सकती है। तो ये जो तीनों ऑप्शन हैं इसके आधार पर दी जा सकती है। 13वां प्रश्न है, शिक्षकों के एक समूह द्वारा किए जाने वाले शिक्षण कार्य कहलाता है। जैसे कि कोई शिक्षक है उसके जो समूह के जो सभी लोग मिलकर अगर कार्य करते हैं तो शिक्षण कार्य करते हैं, उसे क्या कहा जाता है। दल शिक्षण है, शिक्षक शिक्षण है, लिखित शिक्षण है, या फिर मौखिक शिक्षण है। तो इसका जो सीधा साधा जवाब है वह दल शिक्षण है। ठीक है, यहाँ पर बोला ही गया है कि शिक्षकों को एक समूह से, तो समूह मतलब क्या होता है, दल होता है, तो दल शिक्षण यही इसका आंसर आ जाएगा। वही परीक्षा पूर्णतः वैध मानी जाएगी जिसमें, देखो यहाँ पर क्या बोला कि कोई भी परीक्षा वैध मानी जाती है जिसमें क्या है कि निबंधात्मक प्रश्न होना चाहिए, लघुत्तरात्मक प्रश्न होना चाहिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होना चाहिए, या फिर इनमें से सभी। तो इसका आंसर जाएगा इनमें से सभी। जिस परीक्षा में जो है निबंधात्मक प्रश्न होता है, जैसे कि आप लोगों ने देखा भी होगा जो प्राथमिक स्तर रहता है या फिर मिडिल में पहला 2-2 नंबर का आता है, सिंपल से ऑब्जेक्टिव जैसे आता है एक प्रश्न। ठीक है, उसके बाद जो है 4 नंबर 5 नंबर के लिए आता है, फिर 12 नंबर 10 नंबर के लिए आते हैं। तो ये तरीका है पूर्णतः वैध परीक्षा एग्जाम देने के लिए है। 15 प्रश्न है कि निरीक्षित अध्ययन विधि का सर्वप्रथम प्रचलन किस देश में हुआ है। निरीक्षित अध्ययन विधि का सर्वप्रथम प्रचलन किस देश में हुआ है। ऑप्शन है अमेरिका, चीन, भारत, युगांडा। आंसर आ जाएगा अमेरिका। अमेरिका में हुआ है निरीक्षित अध्ययन विधि का प्रारंभ है। 16 प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सी विधि प्रभावशाली है। क्या बोल रहा है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सी विधि प्रभावशाली है। ऑप्शन है योजना विधि है, दूसरा है कहानी विधि है, तीसरा है व्याख्यान विधि है, और चौथा है वाद विवाद विधि है। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा वहाँ पहला है। ठीक है, योजना विधि इसका आंसर आ जाएगा।
17वां प्रश्न है कि बहिशाली क्रियाकलाप पर्यावरण अध्ययन के लिए आवश्यक है, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला गया है, बहिशाली यानी कि शाला से बाहर यानी कि विद्यालय से बाहर क्रियाकलाप पर्यावरण अध्ययन के लिए आवश्यक है, क्योंकि ऑप्शन दिया गया है कि पर्यावरण का सही चित्र बालक के मानस पर अंकित होता है। दूसरा है कि बहिशाली क्रियाकलाप पर्यावरण अध्ययन के लिए प्रयोगशाला की भांति भांति कार्य करता है। और तीसरा है कि बच्चे स्वतंत्र रहकर प्रकृति के पास आते हैं और अंतःक्रिया कर सीखते हैं। तो उपरोक्त सभी सही हैं। ठीक है, चौथा सही आ जाएगा। इसमें क्या बोला गया है कि अगर विद्यालय से बाहर जाकर क्रियाकलाप करते हैं तो इससे क्या होगा कि बालक जो है प्रकृति के पास रहकर उसके जो मानस पटल है यानी कि जो उसके दिमाग में है वहाँ अंकित हो जाते हैं, और साथ ही साथ एक ऐसा माहौल बनता है कि यही जो है लैब है, एक प्रयोगशाला के रूप में है, जिससे बच्चे जो है स्वतंत्र होकर अपनी जो पढ़ाई कर सकते हैं या फिर अपनी जो प्रोजेक्ट बना सकते हैं। 18 प्रश्न है, विद्यालय में यदि बच्चों की वाद विवाद प्रतियोगिता होने वाली है तो आप बच्चों को क्या करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, मान लीजिए विद्यालय में वाद विवाद हो रहा है, प्रतियोगिता हो रहा है, तो उसमें जो आप बच्चों के लिए क्या करेंगे। इसके लिए ऑप्शन है कि भाषण के लिए कहाँ से सामग्री ले, इसका मार्गदर्शन करेंगे। दूसरा है कि भाषण का अभ्यास कराएंगे। तीसरा है कि भाषण लिखने की विधि बताएंगे। और चौथा है भाषण लिख कर देंगे। तो इसका जो सटीक आंसर रहेगा वहाँ पहला आ जाएगा। ठीक है, अगर वाद विवाद हो रहा है क्लास में तो फिर आप ना तो उसको अभ्यास कराएंगे, ना ही लिखने की विधि बताएंगे और ना ही लिख कर देंगे, क्योंकि ये जो है काम बच्चों का है। आपका काम क्या रहेगा, सिर्फ बच्चों को भाषण के लिए जो सामग्री चाहिए उसके लिए आपको बताना है कि कहाँ से ये सामग्री मिल जाएगी और इसके जो है मार्गदर्शन करना है। यही इसका आंसर रहेगा। और 19वां प्रश्न है, साक्षात्कार होता है। तो साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू। ठीक है, तो साक्षात्कार होता क्या है, संप्रेषण है, प्रदत्त विशेषण है, आमने सामने बैठकर वार्तालाप है या फिर आंकड़ा संग्रह विधि है। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा वहाँ आमने सामने बैठकर वार्तालाप करते हैं उसे साक्षात्कार कहते हैं। जैसे कि आप लोगों का अगर टेट में एग्जाम पास हो जाते हैं, फिर अगर असिस्टेंट टीचर में पास हो जाते हैं तो फिर आप लोगों के लिए साथ भी साक्षात्कार होगा। 20वां प्रश्न है, आजकल पाठ्य सहभागी क्रियाओं में राष्ट्रीय सेवा योजना को मुख्य स्थान दिया जा रहा है। एक विद्यार्थी के रूप में आप इसे क्यों लेंगे। ऑप्शन दिया गया कि यह सामाजिक दायित्व की भावना उत्पन्न करती है। दूसरा है इससे विद्यालय में प्रवेश के कुछ नंबर मिल जाते हैं। तीसरा है कि यह श्रम को प्रति आस्था उत्पन्न करती है। और चौथा है इससे राष्ट्रीय भावना का विकास होता है। इसका जो सही आंसर आ जाएगा वहाँ थर्ड आ जाएगा। ठीक है, यह श्रम की प्रति आस्था उत्पन्न करती है। देखो इसमें क्या होता है, मिडिल क्लास से प्रारंभ होता है, मिडिल क्लास से उसके बाद जो 12वीं में होता है उसके बाद कॉलेज में होता है राष्ट्रीय सेवा योजना, NSS नेशनल सर्विस स्कीम। ठीक है, इसमें होता क्या है कि आपको श्रम के प्रति आस्था उत्पन्न करती हैं। कई जने को जैसे कि विद्यालय में देखना, आप लोग जो है जब भी टीचर बनोगे तो फिर एक संस्था रहती है NSS की, उसमें 7 दिवसीय कैंप लगता है या फिर 12 दिवसीय कैंप लगता है। तो उसमें जाकर बच्चों लोगों को किसी गांव में या किसी शहर में जाकर श्रम के प्रति कार्य कराना रहते हैं, फिर रात में कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम करना रहते हैं। तो इस तरीके से इसमें गतिविधि होती रहती है। और रही बात नंबर मिलने के लिए, इसमें नंबर भी मिलता है। ठीक है, जब आप जो है A ग्रेड, B ग्रेड और C ग्रेड पा जाते हो तब जाके इसमें नंबर मिलता है, 5 नंबर 10 नंबर के हिसाब से। 21वां प्रश्न है, क्रियाकलाप का विचार शिक्षा क्षेत्र में स्थापित करने का प्रमुख दार्शनिक माना जाता है। तो क्रियाकलाप का जो विचार है वहाँ शिक्षा क्षेत्र में स्थापित करने का प्रमुख मार्गदर्शिका माना जाता है। ऑप्शन क्या है कि अरस्तु को, रूसो को, एडम्स को या फिर स्पेनर्स को। इसका जो सही आंसर आ जाएगा और रूसो को माना जाता है। 22वां प्रश्न क्या है, संसाधन संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो संसाधन संरक्षण के संदर्भ में कौन से कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन दिए गए कि संसाधन संरक्षण वर्तमान पीढ़ी का भावी पीढ़ी के लिए त्याग है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ये तो त्याग है ही। दूसरी बात है संरक्षण का अर्थ है पृथ्वी तथा उसके संसाधनों का बुद्धिमत्ता पूर्वक प्रयोग उपयोग है। ये भी ठीक है। तीसरा क्या लिखा है कि मिट्टी व जल दीर्घकालिक या परिवर्तनीय संसाधन है, अतः इसके संरक्षण उपाय की आवश्यकता नहीं है। और चौथा है संरक्षण का अर्थ है प्राकृतिक संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग है। तो इसका जो सटीक आंसर आ जाएगा वहाँ तीसरा है। ठीक, मिट्टी व जल दीर्घकालिक या परिवर्तनीय संसाधन है, अतः इसके संरक्षण की उपयोग की आवश्यकता नहीं है। ये नहीं है शब्द गलत है। ठीक है,
है संरक्षण की ज़रूरत, क्योंकि अगर मिट्टी अगर प्रदूषण हो जाएगी भावी पीढ़ी के लिए तो ये तो खराब है भावी पीढ़ी के लिए, ठीक है। और आप लोगों ने देखा भी होगा कि दिनों दिन जल का जो स्तर है कैसे कम हो रहा है। तो ये तो जैसे कि पहले ज़माने में लोग कुएं से पानी निकालता था, अब जो है कुएं सूखा है तो फिर हैंडपम्प की ज़रूरत है, अब हैंडपम्प भी सूख रहे हैं। इसका मतलब वाटर लेवल कितना नीचे जा रहा है इसको समझ सकते हैं। तो फिर कुल मिलाकर इसका संरक्षण भी जरूरी है। तो यहाँ पर प्रश्न क्या बोला गया, सत्य नहीं है, तो ये नहीं है, इसका संरक्षण होना चाहिए। 23वां प्रश्न है कि निम्न में से किसे कुनैन नामक दवा प्राप्त होती है। तो किससे कुनैन नामक दवा प्राप्त होती है। ऑप्शन है मनी प्लांट से है, सिनकोना से है, यूकेलिप्टस से है या फिर अकोनाइट से है। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा सिनकोना से। दोस्तों ये जो छत्तीसगढ़ के जीएस में भी पढ़ते हैं हम लोग, तो इसका जो ऑप्शन आता है सिनकोना वृक्ष से कुनैन प्राप्त होता है, जो कि कैंसर के लिए बहुत ही उपयोगी है। और ये प्रश्न पूछे भी जाते हैं व्यापम और सीजीपीएससी में। 24वां प्रश्न है कि पौधे और जंतुओं की संकटग्रस्त प्रजातियों को प्रदर्शित करने के लिए IUCN ने निम्न पुस्तक तैयार की है। तो IUCN मतलब क्या होता है कि अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ होते हैं। तो इन्होंने एक पुस्तक तैयार की है जो कि जो पौधे रहते हैं या फिर जीव जंतु रहते हैं संकटग्रस्त रहते हैं। संकटग्रस्त मतलब क्या होता है, जो कि पहले दिखता था लेकिन अब नहीं दिख रहा है, इसका मतलब वो संकटपन्नग्रस्त है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा रेड डाटा बुक, रेड डाटा बुक में लिखा जाता है, यानी कि लुप्त होने के कगार पर रहता है ये। 25वां प्रश्न है कि विद्यालय परिसर में छात्रों को खेल कूद की क्रियाओं में भाग लेना आवश्यक है, क्योंकि विद्यालय परिसर में जो छात्रों को खेल कूद में भाग लेना आवश्यक है, क्योंकि इसमें जो है छात्रों की अपनी सृजनात्मक क्षमता का विकास होगा। दूसरा है कि इसमें छात्रों में स्वस्थ संवेगों का विकास होगा। तीसरा है कि छात्रों का शारीरिक विकास उचित ढंग से होगा। और चौथा है कि उपरोक्त सभी, तो इसका जो आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी आ जाएगा, ठीक है। 26वां प्रश्न है कि हमारे आस पड़ोस में पाए जाने वाले अधिकतर पेड़ पौधों की पत्तियां हरी होती, क्यों हरी होती है। हम लोगों ने ज़्यादातर देखा है कि ज़्यादातर लगभग 99% ऐसे पेड़ पौधे रहते हैं जिसमें पत्तियां हरी रहती है, हालांकि 1% को छोड़कर कुछ को जो है भूरी रहती है, ठीक है। तो इसका वजह क्या है, इसका जो आंसर आ जाएगा ऑप्शन देगा कि सूर्य के प्रकाश के कारण है। दूसरा है कि पत्तियों में पाए जाने वाले वर्णित हरित के कारण है। और तीसरा है कि ऑक्सीजन के कारण है। चौथा है कि कार्बन डाइऑक्साइड के कारण है। इसका जो सही आंसर आ जाएगा वहाँ द्वितीय है। पत्तियों में पाए जाने वाले जो पर्ण हरित है इसी के कारण जो है अधिकतर जो पेड़ के पत्तियां हरी होती हैं। 27वां प्रश्न है कि संतुलित आहार में प्रोटीन युक्त पदार्थों का होना आवश्यक है, क्योंकि क्या बोल रहा है कि जैसे कि संतुलित आहार करना है तो इसमें प्रोटीन युक्त होना आवश्यक है, क्योंकि ऑप्शन देंगे कि ये शारीरिक अवयवों के निर्माण में सहायक होता है। दूसरा है कि ये ऊर्जा की उत्पत्ति में अधिक उपयोगी होता है। तीसरा है ये शरीर में स्फूर्ति बनाए रखता है। और चौथा है ये आंखों को स्वस्थ बनाए रखने में सहायक है। सही आंसर है पहला, ये शरीर में अवयवों के निर्माण में सहायक होता है, यानी कि जो संतुलित भोजन रहता है उसमें सभी तरह के प्रोटीन की मात्रा उसमें प्रचुर मात्रा में रहती है, जो कि शरीर में अवयवों के निर्माण के लिए सहायक होती है। 28वां प्रश्न है कि पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण है। आप लोगों ने देखा भी होगा कि जैसे पक्षी उड़ता है तो नहीं हिलाता, लेकिन जब जमीन पर बैठ रहते हैं, जमीन पर जब चलता है उस समय जो है पक्षी अपने गर्दन को बहुत हिलाता है। क्यों, क्योंकि ऑप्शन दिया गया है कि उनके कान पंखों से ढके होते हैं। दूसरा उड़ सकते हैं। तीसरा है पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती। और चौथा है पक्षियों की आंख छोटी होती है। इसका जो सटीक आंसर आ जाएगा वहाँ थर्ड है, ठीक है। पक्षियों की जो आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, जैसे कि हम लोगों का आंख है इधर उधर हम घुमा सकते हैं, लेकिन पक्षियाँ ऐसे नहीं कर सकती। इसलिए जब भी अगर बगल के देखना है तो फिर उसको सर को हिलाना पड़ता है बार बार, तभी जाकर वहाँ देख सकता है। 29वां प्रश्न है कि निम्न में से शैक्षणिक भ्रमण का महत्व नहीं है। तो निम्न में शैक्षणिक भ्रमण का महत्व क्या नहीं है। ऑप्शन दिया गया कि स्थायी अधिगम है। दूसरा है कि विषय के प्रति रुचि का अभाव है। तीसरा है कि समय की बचत है। और चौथा है प्रत्यक्ष अनुभव। सटीक इसका आंसर आ जाएगा विषय के प्रति रुचि का अभाव, ये जो है शैक्षणिक भ्रमण का महत्व नहीं है। और बाकी जो स्थायी अधिगम है, समय की बचत है, प्रत्यक्ष अनुभव, ये जो है शैक्षणिक भ्रमण का महत्व है। 30वां नंबर का प्रश्न है कि सेमिनार में आयोजन के अंतर्गत किया जाता है, जो सेमिनार का आयोजन किया जाता है इसके अंतर्गत क्या किया जाता है। ऑप्शन दिया गया कि विचार विमर्श से किया जाता है। दूसरा है केवल प्रश्न पूछे जाते हैं। तीसरा है कि केवल व्याख्यान दिया जाता है। या फिर चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो देखो इसका जो आंसर आ जाएगा वहाँ पहला जाएगा, ठीक है। सेमिनार में जो आयोजन करते हैं उसके अंतर्गत जो है विचार विमर्श का कार्य करते हैं। खासकर से ये जो आयोजन है कॉलेजों में होता है।
ठीक है। और जो शैक्षणिक संस्थान में आजकल जो है प्राथमिक और मिडिल में भी होना स्टार्ट हो गए हैं। सेमिनार में क्या रहता है कि जो वाद विवाद चलता है, फिर उस पर विचार चलता है, फिर जो कि जैसे कि एक हम लोगों ने पढ़ा भी है, कार्ल मार्क्स के सिद्धांत, वाद प्रतिवाद और संवाद, उसी सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है। सेमिनार में जो है कोई भी विचार पर अपनी विचार रखना है, कोई भी मुद्दे पर विचार रखना है, यही जो सेमिनार आयोजन के अंतर्गत आता है। दोस्तों 30 नंबर के 31 नंबर के प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क है। तो दोस्तों इसका जो आंसर आप लोगों को जरूर देना है और देना है, क्योंकि 17 दिन बचा है एग्जाम को, इसलिए बहुत जरूरी है। प्रश्न है, वृक्षों के तने या शाखाओं में से निकली हुई विशेष जड़ें किस नाम से जाना जाता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, जैसे बड़ पेड़ है, ठीक है, यहाँ से ये बड़ पेड़ आ गया। अब इससे जो है बीच से ऐसे जड़ निकल रहते हैं, ठीक है, और ज़मीन पे पुनः जाके ये लग जाती हैं। तो इस जड़ को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन दिया गया कि मूसला जड़ है, दूसरा है झकड़ा जड़ है, तीसरा है स्तंभ जड़ है, और चौथा है श्वसन जड़ है। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। और दोस्तों वीडियो कैसा लगा ये भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।